जी अस्सलाम वालेकुम। कास्टिंग क्राउन के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इरफान ताज। जैसा कि आपको पता है, कास्टिंग क्राउन पे हम एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम नौजवानों को और जो यूथ आइकॉन्स हैं, जो किसी भी फील्ड में कहीं भी ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं जो दूसरों नौजवानों के लिए, दूसरे लोगों के लिए काबिल तकलीद है, हम उनको इस प्रोग्राम में लेके आते हैं ताकि उनकी इनिशिएटिव्स, उनकी एक्टिविटीज, उनकी अचीवमेंट्स हम आप लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने नौजवानों के साथ शेयर कर सकें कि किस तरह उन्होंने अपनी जिंदगी में वो इस मुकाम पे हैं कि जहाँ पे दूसरे नौजवान को फॉलो करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आपको जैसे पता है कि जो हमारे टाइम गुजरा है वो बहुत ही मुश्किल एक नाजुक सूरत हाल है जो कि कोरोना की सूरत में हम फेस कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, इनबॉक्स में आ रहे थे और हमें लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि आप किसी ऐसी शख्सियत को लें जिन्होंने इसको फेस किया हो और आगे आए हों और उन्होंने इसको फेस करते हुए बाकी लोगों के लिए काबिले तकलीद रोल प्ले किया हो, तो उनको लेके आए और उनकी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करें, उन्होंने किस तरह इसका मुकाबला किया। तो आज ही हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना की सूरत में, कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद उन हालात का मुकाबला किया, हालात के साथ साथ अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया और उनको फैमिली को सर्वाइव भी किया। तो मैं को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ जी। तो हमारे साथ आज हैं डॉक्टर इकरा अली। तो सबसे पहले इकरा, आपको वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। हम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्लाह करम, बहुत खुशी हुई आपको दोबारा माशाल्लाह तंदुरुस्त देख के, दोबारा पॉजिटिव देख के, दोबारा एनर्जेटिक देख के कि आप दोबारा आ गई हैं। और दोबारा खास तौर पे माशाल्लाह आप हमारे नौजवानों के लिए, हमारे लोगों के लिए एक ऐसी कह लें कि पर्सनैलिटी है या ऐसी यूथ आइकॉन है जिनको बाकी लोग आज सुनना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या ऐसा किया कि अपनी ड्यूटी को भी सर्वाइव किया, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट किया और आज एक माशाल्लाह एक पॉजिटिव एक फेस के साथ हमारे सामने बैठी है। जी बिल्कुल, सफ़र तो बहुत किया है लेकिन उसका फल भी मिला है सफ़र करने का कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबके सामने बैठी हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जी जी। बस तो सबसे पहले जी जी, सबसे पहले आप अपना छोटा सा जो ये आपका एक नाखुशगवार जिसको जर्नी हम कह सकते हैं वो हमारे साथ एक शेयर कीजिएगा ताकि हमारे नौजवानों को थोड़ा सा, हमारे लोगों को थोड़ा सा आपके बारे में आइडिया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं शेयर करती हूँ। एक्चुअली ईद का 4th डे था और ईद के 4th डे जो मुझे सबसे पहला सिम्पटम आया था, वो मुझे बैकबोन पेन हुआ। तो जब मुझे बैकबोन पेन हुआ, तो ऑब्वियसली ईद थी, रमज़ान थे, मैं रोज़े रख रही थी, तो मुझे लगा कि मेबी ईद की वजह से मुझे डायरिया भी हो रहा था और सीवियर बैकबोन पेन भी था। मैंने कहा हो सकता है थकन की वजह से हो, लेकिन उसके बाद जो है मुझे फ़ीवर हुआ और फ्लू हुआ। तो ऑब्वियसली इतना तो मुझे थोड़ा-सा अंदाज़ा हो गया था कि मुझे क्या हो गया है। तो फिर भी मैं एक कन्फर्मेशन चाहती थी, तो उसके लिए मैंने टेस्ट करवाया और टेस्ट जब मैंने करवाया तो मेरा टेस्ट पॉज़िटिव आया। और अगर मैं अपने सिम्पटम्स शेयर करूँ तो मेरे सिम्पटम्स ये थे कि मुझे बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरी कमर में बहुत दर्द था, मुझे बुखार था, ठीक है? और बुखार के साथ-साथ मुझे मेरी सेंस ऑफ स्मेल, मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पा रही थी, मेरी सेंस ऑफ स्मेल बिल्कुल ज़ीरो थी और बॉडी पेन और बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। वीकनेस तो इतनी थी कि बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं थी, बहुत ज़्यादा बॉडी पेन और वीकनेस। और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ही अफेक्टेड रही है, मेरी फैमिली पूरी अफेक्टेड थी, तो यहाँ मैं कहूँगी कि हर किसी को सेम सिम्पटम्स नहीं आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे जो बॉडी पेन हुआ, डायरिया हुआ और कमर में दर्द हुआ, तो आप लोगों को भी वो सिम्पटम्स आएँगे। हर किसी की प्रेज़ेंटेशन डिफरेंट होती है। जैसे मैं अपनी बहनों की बात करूँ, तो मेरी एक बहन को बहुत ज़्यादा कॉफ़ थी, उसको सीवियर कॉफ़ थी, वो मतलब उसके खाँसने की वजह से ऐसी ब्रीथिंग इश्यू थे कि उसके रिब्स में भी पेन था। और मुझे कॉफ़ में नहीं थी, एंड में हुई थी लेकिन बहुत माइल्ड थी जिसके लिए मैं स्टीम ले रही थी। मतलब मुझे कॉफ़ थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं थी जितनी मेरी बहन को कॉफ़ बहुत सीवियर थी। तो इसमें जो हर किसी के डिफरेंट होते हैं। यकीन करें बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो कोविड पॉज़िटिव थे और अगर उनका आप सिम्पटम पूछें तो उनका सिर्फ़ सेंस ऑफ स्मेल लॉस, वो सिर्फ़ स्मेल नहीं कर पा रहे थे या वो टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज़ दे वर परफेक्टली फाइन, उन्हें एक भी सिम्पटम नहीं था बट दे वर कोविड पॉज़िटिव।
बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो सिम्टम्स जो होते हैं ना हर किसी के वेरी करते हैं और हर किसी के सिम्टम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं। हम किसी के ऊपर भी ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये सिम्टम आया था तो आपको भी ये सिम्टम होंगे। तो सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं। सही। तो आप थोड़ा सा बताना पसंद करेंगे कि ऐसे नॉर्मल या ज्यादा जो कहने के पॉजिटिव सिम्टम्स कौन से हैं जो शो होते हैं या जो आजकल लोगों को ज्यादा वो कह लेंगे वो शो हो रहे हैं लोगों को, जो आजकल जिस वजह से का सिम्टम पॉजिटिव हो सकता है, कोरोना पॉजिटिव हो सकता है? जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है ना वो उसमें आता है आपकी खांसी, बॉडी में पेन और बुखार। ये 3 सबसे कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन जो है और जो लेस कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें आपके आ रहे हैं डायरिया हो रहा है, स्वेलिंग डिफिकल्टी, निगलने में गले में दर्द होता है जो कि मुझे था। इसके अलावा सेंस ऑफ स्मेल का लॉस हो जाना, इसके अलावा आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, ये सारे, और ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, ये सारे आपके लेस कॉमन सिम्टम्स होते हैं। सही सही। तो ये जो समटाइम जो सर का दर्द जो वो भी इसी सिम्टम्स में आता है या? यकीन करें कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ हेडेक की कंप्लेन है और उनका कोविड पॉजिटिव और उनका सर का दर्द बहुत बुरा होता है। तो सर के दर्द की भी बहुत कंप्लेन होती है, सर में दर्द भी बहुत ज्यादा वर्स्ट होता है। इसमें कोविड में जो सर में दर्द होता है वो हेडेक नॉर्मल वाला हेडेक नहीं होता, वो बहुत सिवियर होता है। क्योंकि एक तो हम स्ट्रेस भी ले रहे होते हैं, तो डिप्रेशन में भी होते हैं, तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि आपका पेन जो है मजीद एग्रेवेट होता है। सही सर। तो इसके जो टेस्ट आप कह रहे हैं अगर किसी को कोई शिकायत इनमें से हो या कोई ऐसी अलामत हो जिसको आपने मेंशन किया है, तो इसमें से कौन कौन से टेस्ट है जो करवाने चाहिए कि जी आप पॉजिटिव हैं या नहीं, इस तरह की अलामत नहीं है? अच्छा, इसमें जो टेस्ट है ना वो मैं पहले भी वैसे तो बता चुकी हूँ लोगों को। टेस्ट इसमें जो आपको करवाना है ना, आपको करवाना कब है? देखिए, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं ना, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको सिम्टम्स कोई भी हैं, ठीक है, प्लीज गेट योर टेस्ट डन। क्योंकि टेस्ट कराने से एटलीस्ट ये होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके सिम्टम्स जो होते हैं ना वो माइल्ड आते हैं, ठीक है, लेकिन 5th डे या 6th डे आपके सिम्टम्स सिवियर भी हो सकते हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, इट्स अ न्यू डिजीज पे रिसर्चेस चली रही हैं। और अगर इसके सिम्टम जो है वो बहुत सिवियर हो जाएगा और अगर आप हॉस्पिटल जाएंगे और आपने टेस्ट नहीं कराया हुआ है तो डॉक्टर जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कोविड की वजह से है या किसी और वजह से, तो फिर कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर मजीद यानी टाइम वेस्ट आपका ज्यादा हो रहा है। अगर आपका टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होगी तो डॉक्टर को पता होगा कि पेशेंट जो है वो कोविड पॉजिटिव है, उसको उसके अकॉर्डिंगली डील करना है, उसको वो मेडिकेशंस देनी है जो हमें कोविड में हमें अलाउड है और वो नहीं देनी जो हम नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो ये है कि टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि टेस्ट कौन सा करवाना चाहिए, तो बहुत सारी यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन है। मैंने पहले भी बहुत दफा लोगों को बताया, लेकिन मैं दोबारा आपके चैनल के थ्रू बताना चाह रही हूँ कि आपको पीसीआर करवाना चाहिए। अगर आपको डायग्नोसिस, अगर आपको अपना ये पता करना है कि आपको कोविड है या नहीं, फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस यू शुड गेट योर पीसीआर टेस्ट डन। और जब आपका पीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है इसका मतलब कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। और आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए रिकवरी के बाद, यानी आपको जो फर्स्ट सिम्टम आया है उसके तकरीबन 21 डेज के बाद आपको एंटीबॉडी कराना चाहिए। बॉडी को इतना टाइम दें कि एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लोग क्या करते हैं 15th डे पे 16 डे पे एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, तो वो नॉन रिएक्टिव आता है, तो वो फिर उनको उनके पैसे भी जाया हो रहे हैं। तो उनको ये चाहिए कि वो एटलीस्ट 21 डेज बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएं ताकि वो रिएक्टिव आए और उनको ये पता हो कि उनकी बॉडी में इम्यूनिटी बन गई है अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन। जी सही सही। और अगर किसी पेशेंट को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले उसको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? अच्छा, जब पॉजिटिव आ जाता है तो सबसे पहले तो उसको स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। बिकॉज लिटरली आजकल ये इतना ज्यादा हो रहा है, लोग इतने ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं जिसकी वजह से जो है ना उनकी रिकवरी जो है वो डिलेड हो रही है। तो मैं सबको ये रिकमेंड कर रही हूँ, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप स्ट्रेस नहीं लें और बिल्कुल ही डिप्रेशन में ना जाएं। यहाँ पे मैं एक अपनी छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जब मुझे पता चला कि आई वाज कोविड पॉजिटिव, और ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूमन नेचर, मैं भी बहुत स्ट्रेस में आ गई कि ओ माय गॉड मैं अब क्या होगा। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर मुझे जो सबसे ज्यादा सपोर्ट किया और जो मोटिवेट किया, मुझे मेरी टीचर ने किया। शी इज माई टीचर, माई मेंटोर, और हर नेम इज डॉक्टर ताहिरा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा गाइड किया। लाइक रात के 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, मैं जब उन्हें मैसेज करती थी उनका इतना पॉजिटिव रिप्लाई आता था कि फिर मुझे ये चीज इतनी अच्छी लगी और मैंने ये सोचा कि मैं भी जब रिकवर हो जाऊंगी इंशाल्लाह तो मैं उन्हीं की तरह इस पॉजिटिविटी को आगे स्प्रेड करूंगी। तो हमें यही चाहिए कि अगर आप
कोई भी अगर किसी का पता चल रहा है कि वो पॉजिटिव है, बहुत सारे आपकी फैमिली मेंबर्स हैं या रिलेटिव्स हैं जिसमें, और आपको पता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सो प्लीज टॉक टू देम, उनके दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करें और उनको मोटिवेट करें, उनको ये एहसास दिलाएं कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। क्योंकि जब आपको ऐसा लगता है ना कि कोई आपके साथ है, कोई आपकी बात को सुन रहा है, कोई आपकी तकलीफ को समझ रहा है, ट्रस्ट मी 90% से ज्यादा आपकी बीमारी यहीं खत्म हो जाती है, जब आपको सिर्फ ये पता चलता है कि सामने वाला आपकी बात अच्छी तरह सुन रहा है। एग्जैक्टली बहुत जबरदस्त आपने और बहुत अच्छी बात की, खासतौर पे जो इमोशनली, खासतौर पे जो साइकोलॉजिकली रोल प्ले होता है वो बहुत ज्यादा आपका किसी मेंटोर का, किसी फैमिली मेंबर का, किसी दोस्त का हो सकता है कि वो उस टाइम आपको सपोर्ट करे और आपको बैकअप करे। तो उसके बाद अगर आप बात करें दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम की, उसमें क्या रोल प्ले हो सकता है इम्यूनिटी में, और कौन कौन से ऐसे विटामिन और कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जो पॉजिटिव जो पेशेंट है उसको यूज करने चाहिए, खाने चाहिए, फैमिली को वो देनी चाहिए? अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि कोविड जो है वो ऑब्वियसली एक न्यू डिजीज़ है, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, इसका अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक सामने नहीं आया है। तो जब इसका ट्रीटमेंट ही सामने नहीं आया, तो यहाँ पर जो एक चीज़ है सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि आपकी अपनी अपनी इम्यूनिटी को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी इम्यूनिटी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतनी जल्दी इस डिजीज को जो है डिफीट कर सकेंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये, अच्छा यहाँ पर मैंने पहले भी एक बात कही थी कि सिर्फ ये नहीं है कि जो पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव लोग हैं वही सोचें कि हमें अच्छा खाना है, नहीं, जो नेगेटिव हैं, कोविड नेगेटिव हैं, सबको अपनी इम्यूनिटी इस टाइम पर जो ये सिचुएशन चल रही है, अपनी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि जो नेगेटिव हैं उनको ये वायरस ना हो और जो पॉजिटिव है वो इससे जल्दी रिकवर कर लें। और इम्यूनिटी बूस्ट करने के बहुत सारे जो है वो तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बेस्ट है वो डाइट है, बिकॉज डाइट प्लेज एन एसेंशियल रोल। जो डाइट कर सकती है, ट्रस्ट मी, जितनी अच्छी आपकी डाइट से इम्यूनिटी बिल्ड होती है तो वो आपकी मेडिकेशन से भी, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइट सबसे पहले आपको अच्छी डाइट लेनी है, हेल्दी बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें आपके सारे फ्रूट्स आ रहे हों, आपके जो है वो मीट आ रहा हो, एग्स आ रहे हों, ड्राई फ्रूट्स आ रहे हों। इस डाइट के अलावा सप्लीमेंट्स भी बहुत जरूरी है। विटामिन सी की टैबलेट्स इजीली अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी विटामिन सी लें, विटामिन डी लें, जिंक टैबलेट्स लें, मल्टी विटामिन्स हैं, ये सारी सप्लीमेंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, बेहतर ये है कि आप अच्छी डाइट लें, अच्छा खाना खाएं और ये विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे सप्लीमेंट्स लें ताकि इससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा जो है ताकत आए। तो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप इज अ नेचुरल इम्यून बूस्टर। तो आप जितना अच्छी आपकी नींद होगी उतनी जल्दी जो है आप जो है रिकवरी भी होगी। तो आपको सोना बहुत अच्छा है, नींद पूरी करनी है, नींद पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। पानी की इनटेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी वो चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करती हैं। जी, और सबसे इम्पोर्टेंट, अच्छा, तो इसमें जो जी जी जी, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो है ना, हाईली रिकमेंडेड कि आप 20 to 30 मिनट्स का वर्कआउट करें, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स, कि आप कितनी आपके अंदर ताकत है, कितना आपके अंदर स्टैमिना है। आप माइल्ड वर्कआउट कर सकते हैं, आप हल्की सी 5 मिनट के लिए वॉक करें, आप जितने आप कर सकते हैं आप उतनी वॉक करें, बिकॉज जितनी ज्यादा आप, ऑब्वियसली क्योंकि एक साइकोलॉजिकल भी है, जब आप वर्कआउट करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा करते हैं, तो आप मेंटली भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं। और अगर आपको कोरोना को डिफीट करना है, सो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर, बिकॉज अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो आपको अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए आपका वर्कआउट, योगा, ऑब्वियसली इनिशियली बहुत मुश्किल है, बहुत तबीयत खराब होती है, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डे बाय डे आपकी कंडीशन इंप्रूव होती है, आपके सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप अपने अंदर जो है थोड़ी सी हिम्मत लाएं, विल पावर लाएं, स्टेमिना अपना बढ़ाएं, और जो है वर्कआउट, योगा, वॉक, हल्की सी लाइट एक्सरसाइज, कुछ भी, लेकिन आप जो है वो वर्कआउट करें। रेस्ट बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ रेस्ट, जी जी,
तो सही। अच्छा, जो खासतौर पे खुदा ना खास्ता किसी खवातीन फीमेल्स को खासतौर पे जो वालदा होती हैं, अब इस तरह का किसी पेशेंट कोई आ जाता है तो अपने खासतौर पे आपने अपनी एक तस्वीर भी शेयर की थी जो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, तो खासतौर पे जो अपने बच्चों को इस तरह वो किस तरह महफूज रख सकती है और उनको किस तरह वो ट्रीट कर सकती हैं, उस हवाले से माओ को खासतौर पे किस तरह एहतियाती तदाबीर ज्यादा अख्तियार करने की जरूरत हो? जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर यही है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये चाहते हैं कि ऑब्वियसली मैं भी यही चाहती थी कि मेरा बेटा जो है वो सेफ रहे, अब मुझे तो हो गया है, उसके अंदर ये डिज़ीज़ ट्रांसमिट ना हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि हाइजीन का बहुत ख़्याल रखें, बच्चों को अभी से आदत डालें कि मेरा बेटा ही इज़ जस्ट 4 इयर्स ओल्ड और मैंने उसको ये आदत डाली हुई है कि वो जब खेल कर आता है, तो वो सोप से, वाटर से अपना हाथ 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स तक मैंने उसके अंदर ये हैबिट बिल्ड कर दी है कि उसको अपनी हाइजीन की केयर करनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि बच्चे को कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हाथ धोएँ, जितना साफ-सुथरे हाथ होंगे ऑब्वियसली जितनी हाइजीन अच्छी होगी, उतने चांसेस ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कम होंगे। हाइजीन बहुत अच्छी रखें, उसको और इसके अलावा जो है डाइट अच्छी डाइट दें बच्चे को, तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जो है वो इब्राहिम को जो है मैं अच्छी से अच्छी डाइट दूँ, ताकि उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो वायरल जो है उसको ईज़िली हो जाता है। तो मैं वैसे ही उसके लिए बहुत परेशान थी कि उसको कॉफ़ भी हो रही थी लास्ट डे, सो आई वाज़ वेरी टेंस कि ये क्या है? तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको एंटी एलर्जी दी और मैंने उसकी डाइट बहुत इम्प्रूव करी, मैंने उसकी हाइजीन का ख़्याल रखा, यखनी मैंने उसे बहुत ज़्यादा पिलाई और मैंने फ्रूट, शेक्स, जूस, लस्सी ये सारी मैंने उसकी डाइट में इंक्लूड करा ताकि उसकी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और अल्लाह ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी बच्चों को डाइट अच्छी देनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है क्योंकि बच्चों की वैसी इम्यूनिटी वीक होती है तो हम तो वैसे ही चाहते हैं कि बच्चों की डाइट अच्छी हो ताकि इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो और इस टाइम पे तो हम चाहते हैं सभी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। सही। और अच्छा, इसमें एक अहम सवाल है कि वाटर का, पानी का, जी, जी, कुछ जी। लोग कहते हैं कि पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप इसमें थोड़ा सा एड अप करिएगा कि कौन सा कितने अच्छा। डिग्री सेंटीग्रेड का वो वाटर यूज कर सकते हैं, कितना ठंडा कितना गर्म, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर जरूर शेयर करिएगा। अच्छा, ये जो है ना मिसकंसेप्शन है कि आप खौलता हुआ पानी पिएँगे तो ये वायरस मर जाएगा या आप बहुत पानी पिएँगे तो पानी के ज़रिए वायरस निकल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी पीना है 4 टू 5 लीटर्स ज़्यादा पानी पीना है। क्यों पीना है? ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि देखिए जब आपको बुखार होता है तो ऑलरेडी फीवर में कोविड में आपको बुखार हो रहा है। बुखार की वज़ह से वैसे ही डिहाइड्रेशन हो रही होती है। बॉडी आपकी वैसे ही वीक हो रही होती है। पानी इसलिए ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी या आप डिहाइड्रेशन की तरफ चले गए तो आपको वीकनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सिर्फ़ पानी पीने का मकसद ये होता है कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है वो प्रिवेंट हो और 4 टू 5 लीटर्स पानी पीना है, बहुत मुश्किल होता है, मुझसे शुरू में नहीं पिया जाता था बिकॉज़ आपकी तबीयत इतनी ख़राब होती है लिटरली 1 ग्लास पीना मुश्किल होता है और 4 टू 5 लीटर्स पीना तो बहुत मुश्किल था। लेकिन पीना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, चाहे जो भी हालत हो, पीना है लाज़मी। पानी पीना है। तो एक इसमें सन बाथिंग का भी कुछ लोग कहते हैं कि सन बाथिंग करना चाहिए। हमारा तो हालांकि 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चल रहा है, प्लस भी जा रहा है। तो इसमें सन बाथिंग कोई रोल प्ले कर सकती है इम्यून सिस्टम के, कुछ कहीं पे वो बूस्ट कर सकती है? देखिए, ऐसा ये सब अभी तक सब कुछ चल ही रहा है, लेकिन ये ऐसा कुछ है नहीं कि सनलाइट की वज़ह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक ये चीज़ है कि जैसे बहुत सारे लोग को ये कंसर्न भी है कि अगर घर में 2 कोविड पेशेंट्स हैं, ठीक है? वो एक कमरे में रह सकते ही नहीं रह सकते। देखिए, यहाँ पे सनलाइट से कुछ नहीं होता, लेकिन जो वेंटिलेशन है ना, कमरे की जो खिड़कियाँ हैं, वो बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। आप जितना ज़्यादा अपने कमरे को वेंटिलेट रखेंगे, जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी, उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन कट ऑफ रही। इन्फेक्शन रिड्यूस होगा। तो आपको ये करना है कि वेंटिलेशन जो है पूरी कमरे में होनी चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वेंटिलेशन हो, खिड़कियाँ खोलें, दरवाज़े खोलें, हवा अंदर आए या फिर आप फ्रेश एयर में जाएँ, तो जितनी ज़्यादा वेंटिलेशन होगी उतने चांसेस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंट होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कि एक क्वेश्चन था कि 2 कोविड पेशेंट्स जो हैं वो एक कमरे में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो जो है अपने कमरे में थोड़ा स्पेस पे रहें, ठीक है? डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क दोनों पहन के रखें और कमरे की खिड़कियाँ, दरवाज़े खोल के रखें। सही। और इस पे अब हम एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिहेवियर का, खासतौर पे अभी मैं आज की अगर एग्जांपल शेयर करूं तो हमारी एक एंकर हैं, वो यहाँ से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजिकली प्रोग्राम हर ट्यूसडे को शो कर रही हैं।
तो उनके पेरेंट्स को पॉजिटिव सिम्टम्स शो हुए। तो वो आज मेरे हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, उन्होंने क्वेश्चन भी रेज किया कि आपके साथ और बाकी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जरूर शेयर किया जाए कि जैसे किसी पेशेंट को लेके जाया जाता है, अभी वो उसके पॉजिटिव हुए या नहीं हुए, उसकी रिपोर्ट्स अभी जाती हैं, अब बाद में आएंगी, तो उसका जो बिहेवियर है वहाँ पे, जो मेडिकेशन के अमले का या मेडिकल का जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे अमले का, तो वो बहुत ऐसा होता है कि हितक अबेज वो फैमिली या वो पर्सन फील कर रहा होता है कि शायद हम कुछ छूत लोग हैं। तो दूसरे उसके बाद जो दूसरे लोग आपके सोसाइटी में कुछ होते हैं, तो इस हवाले से हमें एहतियाती तदाबीर तो जरूर इख्तियार करनी चाहिए, लेकिन क्या हमारे रवैये भी उस पेशेंट पे असरअंदाज हो रहे होते हैं? देखिए यहाँ और पे अगर तो वही असरअंदाज हो रहे हो तो जी, अगर असरअंदाज हो रहे हैं तो हमें किस तरह उनको डील करना चाहिए, फैमिली को, हमारे मेडिकल के जो स्टाफ होता है, खासतौर पे आप मेडिकल आप उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो मेडिकल के स्टाफ को किस तरह उनको डील करना चाहिए ताकि उनको फील ना हो कि वो कोई ऐसी छूत जाते हैं कि जिनके छूने से कुछ ऐसा हो जाएगा। जाहिर सी बात, थोड़ा सा सेफ डिस्टेंस तो हमें मेंटेन करना होगा, लेकिन एक फील जो उनके साथ बिहेवियर का वो भी उनके साथ डिस्टर्ब ना कर। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एज बीइंग अ डॉक्टर इट इज़ आवर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम अपने पेशेंट के साथ ऐसे डील करें कि जो उनकी जो देखिए अच्छा अखलाक जो होता है ना, लिटरली पेशेंट के साथ जो अच्छा अखलाक होता है, आधी से ज्यादा बीमारी ना आपका अच्छा अखलाक ना वो दूर पूरी कर देता है। तो जितना अच्छा आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स योर पेशेंट्स, उतनी जल्दी आपका पेशेंट ठीक होगा। अगर आपका एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो एटीट्यूड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो आप ठीक है डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, और जो एज अ डॉक्टर तो लाजमी आप पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, फेस शील्ड्स हैं, फेस कवर्स हैं, देन व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल ऐसा एटीट्यूड, ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर का तो इतना अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए कि पेशेंट जो है उसकी बातों से ही ठीक हो जाए। साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ना बातों से, वही सबसे एग्जैक्टली। तो इसमें अगर हम आखिरी थोड़ा सा पॉइंट ऐड करता जाए, जैसे हमारे यहाँ आजकल हो रही हैं, डेथ भी हो रही है, सारा इस तरह भी हो रही, तो हमारे जो सोसाइटी में वो है कि हम गैदरिंग पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी लेवल की हो, तो हमारे लोगों को किस तरह उससे परहेज करना चाहिए और किस तरह उन चीजों को कम से कम जो इस तरह कोविड पेशेंट है उसकी डेथ हो जाए तो किस तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए जो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, अगर हो गया है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, सिर्फ उनको प्लीज़ आगे आने दें। ऐसा मैं सॉरी टू से, लेकिन मैंने ऐसा बहुत देखा है कि हर कोई आ रहा होता है, हमें भी देखना है, हमें भी देखना है, वो ये पड़ोसी, वो दूर का रिश्तेदार, वो रिश्तेदार। प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोग प्लीज़ कोरोना को सीरियस लें, ठीक है, फाइन, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप इतने चिल हो जाएँ कि आप प्रोटोकॉल्स को ही फॉलो ना करें। प्लीज आप प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। अगर ऐसा कुछ है, सोशल डिस्टेंसिंग वाकई बहुत एक अहम चीज है, आपको उसको मेंटेन करना है, तो ये जरूरी है कि आप जो है, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, सिर्फ उनका होना जरूरी है, वो लोग साथ हों, वो लोग भी मास्क, ग्लव्स और प्रॉपर जो जितने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए वो फॉलो करें, और उसके साथ जो है वो अटेंड करें। लेकिन बाकी लोग काइंडली प्लीज, आप लोग वैसे भी, मैंने पता है यहाँ पे ये भी हो रहा है कि कोई किसी को बुखार हो रहा है तो रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं कि नहीं बुखार हो गया ना, प्लीज ऐसा ना करें। ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो आज ही मेरी अपनी पेशेंट, मैं नेम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, तो मैं ट्रीटमेंट कर रही थी आज, तो वो मुझसे कह रही है, उन्होंने मुझसे कहा कि कोरोना तो कुछ होता ही नहीं है, और मैं इस चीज को मानती नहीं हूँ, बिकॉज वो मास्क पहन के नहीं आई थी, और मैंने उनको बोला कि आप मास्क नहीं पहनी नहीं ऐसा, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं कोरोना तो है ही नहीं, टीवी वाले झूठ दिखा रहे हैं। अब देखिए लोगों का अभी तक कितना कुछ हो गया है, लेकिन स्टिल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना नहीं है। प्लीज, क्योंकि उनके अभी किसी फैमिली मेंबर को नहीं हुआ, अल्लाह ना करे आपके किसी फैमिली मेंबर को हो, ऐसा ना सोचें। प्लीज आप सोशल डिस्टेंसिंग और सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, मास्क लाजमी पहनें। जी सही। अच्छा, अब इसमें मजीद मैं क्लोजअप की तरफ जाएं, क्लीनिंग और जो आप कह लें कि सफाई के हवाले से किस तरह की एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, खासतौर पे खवातीन को, जो घर में खुदा न खास्ता किसी को पॉजिटिव हो गया तो वो किस तरह की क्लीनिंग और सफाई और कपड़ों के हवाले से या घर की सफाई के हवाले से किस तरह की एहतियाती तदाबीर है जो अख्तियार उनको करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगी, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव है और वो आइसोलेशन में चला गया, ठीक है, 14 डेज की आइसोलेशन में गया, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोविड पॉजिटिव है, सबसे पहले तो उसकी जो
पानी का ग्लास है, प्लेट्स हैं, या तो वो डिस्पोजेबल लें या फिर उसके सेपरेट कर दें और वो सिर्फ वही यूज करे। और उसको वॉश करने का तरीका ये है कि ऑब्वियसली जो भी घर में कर रहा है वो प्रॉपर ग्लव्स पहले पहने, और जो गर्म पानी होता है ना, गर्म पानी से सोप से सफाई से वो सारे जो भी बर्तन हैं उनको वॉश करे। वॉश करने के बाद ग्लव्स उतारे और फिर वापस से सोप से, साबुन से या सैनिटाइजर से अपने हाथ को सफाई से धो। ये तो तरीका है बर्तन का। इसके अलावा वॉशरूम होना ये चाहिए कि जो कोविड पॉजिटिव है उनका अपना पर्सनल वॉशरूम हो, ठीक है। और अगर पर्सनल नहीं है, ऑब्वियसली बहुत सारे फैमिलीज में नहीं हो पाता, एक ही होता है, कॉमन है, तो जो कोविड पॉजिटिव है उसका खुद की जिम्मेदारी है कि जब वो निकलने लगे ना वॉशरूम से पहले, तो वो एटलीस्ट अपने वॉशरूम को डिसइंफेक्ट करके निकले। इसके अलावा जो घर के लॉक्स होते हैं, जैसे जो डोर है या जहाँ पे आप ट्रे रख रहे हैं, खाना रख रहे हैं, जहां से वो कोविड पेशेंट आपके दरवाजे के बाहर से खाना उठा रहा है, तो जो वो टेबल है और जैसे लाइट है या बल्ब खोला है, जो भी बोर्ड वगैरह है, ये सारी चीजें डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत। तो आप किसी भी जो है डिटॉल वाटर से ही सही स्प्रे बना लें और उससे जो है अपने घर के जो भी लॉक्स हैं इन सबको डिसइंफेक्ट करें। इसके अलावा जो आपका स्प्लिट होता है, अगर आपने स्प्लिट ऑन किया है, ठीक है, तो 14 डेज की आइसोलेशन के बाद काइंडली अपने स्प्लिट को भी डिसइंफेक्ट करें, लाजमी। स्प्लिट डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। जो भी चीजें कंटेमिनेट हो जाती हैं 14 डेज के बाद, आपको अपने कमरे को जहां वो कोविड पेशेंट रहा है, सबसे पहले तो उस कमरे की खिड़कियां खोल दें और दरवाजे खोल दें ताकि कमरे में धूप आए, वेंटिलेशन हो, हवा क्रॉस हो। फिर पूरे जो जहां जहां वो रहा, बेडशीट्स, अच्छा कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो होता है उसको अपनी टॉवल जो है वो सब दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, अपनी बेडशीट शेयर नहीं करनी चाहिए, उसकी सारी चीजें जो है वो सेपरेट होनी चाहिए। और जब आइसोलेशन पीरियड कंप्लीट होता है तो पूरे कमरे को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप खोल दें कमरा, वेंटिलेशन हो, धूप अंदर आए, डिसइंफेक्ट कर दें और कोशिश करें कि 24 आवर्स तक उस कमरे में कोई ना जाए। फिर उसके बाद आप जाएं अंदर और बस इस तरीके से आप डिसइंफेक्ट कर लें। आखिरी क्वेश्चन ये है कि आइसोलेशन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने पीरियड का हो सकता है? आइसोलेशन ना टोटली डिपेंड करता है ऑन योर सिम्टम्स, ठीक है। अगर आपके सिम्टम्स बहुत माइल्ड है, ठीक है, और 5 डे या 6 डे पे, 5th डे या 6th डे पे आपके सिम्टम खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे 5th डे हो गया तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, क्योंकि बहुत माइल्ड सिम्टम्स आए थे, अब आप सोचते हैं आई एम एब्सोल्युटली फाइन, नाउ आई शुड डिसकंटिन्यू माय आइसोलेशन पीरियड। तो ये ऐसा नहीं करना है, बिकॉज जो 14 डेज का ड्यूरेशन है ना, वो हर किसी को मेंटेन करना है, चाहे आपको सिम्टम 5th डे खत्म हो गया या चाहे आपको सिम्टम 11th डे खत्म हुआ है। आप कोशिश करें कि जो, क्योंकि होता ये है कि जो वायरस होता है ना वो 12 डेज तक बॉडी के अंदर ना बहुत कंटेजियस होता है, तो जो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो आपसे इन्फेक्शन जो है आपके फैमिली मेंबर्स को इजीली हो सकता है। तो अगर 5th डे या 6th डे आपको लगता है आपके सिम्टम्स ठीक है एंड यू आर फाइन, स्टिल आपको 14 डेज की आइसोलेशन लाजमी करनी है। 14 डेज के बाद फर्दर 3 डेज आपको ये मॉनिटर करना है कि विदाउट मेडिकेशन, विदाउट टेकिंग पैराडोल, अगर आपको फीवर हो रहा था या विदाउट जो भी आप मेडिकेशन लेते, उसके बाद भी अगर आप सिम्टम फ्री हैं तो आइडियली ऑन द 17th डे आप आइसोलेशन से बाहर आ जाएं, अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ आ जाएं। बट आपको और फैमिली मेंबर्स को सबको डिस्टेंस के साथ बैठना है, मास्क पहनना है और फर्दर कोशिश करें 1 वीक तक आप घर में रहें एंड देन आप बाहर जा सकते हैं। सही सही। अच्छा, इसमें मजीद एक क्वेश्चन है कि जो इस टाइप मास्क है वो 3-4 टाइप के यूज हो रहे हैं। एक कपड़े का मास्क यूज हो रहा है, एक सर्जिकल मास्क यूज हो रहा है और एक N95 मास्क यूज हो रहा है। तो इनमें से कौन कौन से ज्यादा इफेक्टिव है मास्क, जो एक नॉर्मल सिचुएशन के लिए, एक कोरोना इफेक्टिव पर्सन के लिए और दूसरी फैमिली के लिए? अच्छा देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली N95 जो है आपका जो है ऑब्वियसली बहुत अच्छा, उससे जो है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस भी जो है वो ऑब्वियसली कम होते हैं। तो एज बीइंग अ डॉक्टर और एज जो हम हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, तो हमें, अगर आपके पास N95 अवेलेबल नहीं है तो इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। जो नॉर्मल मास्क है, इवन जो कपड़े का मास्क है, आप वो भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उससे आपकी जो है बचत नहीं है, बिल्कुल आप भी, जरूरी ये है कि मास्क सब पहने। अगर मैंने पहना है और सामने वाले ने नहीं पहना है तब भी इन्फेक्शन जो है दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर मैंने मास्क पहना है तो सामने वाला भी मास्क पहने। अगर आप हेल्थ केयर वर्कर नहीं है, पेशेंट के मुंह में डायरेक्ट काम नहीं कर रहे हैं, पेशेंट के पास काम नहीं कर रहे हैं, तो इट्स फाइन, आप जो मास्क पहने डजंट मेक एनी डिफरेंस। बस वो आपका जो है दूसरा मास्क सबने पहना हुआ और डिस्टेंस के साथ आप बैठे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि, ऑब्वियसली N95 इंपॉर्टेंट है, अच्छा मास्क है उससे ज्यादा, लेकिन जो है आप कोई भी मास्क पहने, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत परेशान है कि हम N95 अरेंज नहीं कर पा रहे, अब हम क्या करें। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं, इवन आप कपड़े का भी पहन रहे हैं तो कोई बात नहीं,
आप अगर आपने पहना तो आपकी पूरी फैमिली पहने और आप लोग डिस्टेंस के साथ बैठे, 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क पहने जो आपके पास अवेलेबल है, तो आपके ट्रांसमिशन के चांसेस जो है इन्फेक्शन के वो कम हो जाए। बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपना जो फीडबैक था, वो इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज था और पर्सनल एक्सपीरियंस जो था वो शेयर। मजीद इसमें अपना कोई पॉइंट ऐड करना चाहिए, कुछ चीज ऐड करना चाहिए तो यू आर मोर देन वेलकम। बिल्कुल, मैं बस लास्ट में ये कहूंगी कि सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स फॉलो करें, ठीक है। अगर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है तो प्लीज डोंट गो आउट, स्टे एट होम, घर पे रहें और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज अपना टेस्ट करवाइए और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट का ख्याल रखें। और अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, प्लीज अपना दिमाग डाइवर्ट करें, उन एक्टिविटीज में कुछ भी करें जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, ड्राइंग, रीडिंग, नॉवेल्स, जिस चीज का शौक है वो करें। बस अपने स्ट्रेस लेवल को जो है बिल्कुल आप कम करें। इंशाल्लाह ताला वी ऑल विल डिफीट दिस वायरस। सो बस स्टे पॉजिटिव, इंशाल्लाह बी ऑप्टिमिस्टिक, सब सही हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा कि आपने टाइम दिया, अभी के लिए टाइम दिया और कास्टिंग क्राउन्स के लिए टाइम दिया और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी जो चीजें आज रह गई हैं हम जिसको डिस्कस नहीं कर पाए, हम नेक्स्ट टाइम आपको भी मजीद डिस्टर्ब करें। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो ये था आज का कास्टिंग क्राउन्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और जो हमने इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस थे जो लोगों की तरफ से शेयर किए गए, हमने उनको पूछने की, हमको डॉक्टर साहब से शेयर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको हमारी ये काविश जरूर पसंद आई होगी। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे प्रोग्राम और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आप लोगों के साथ लेके आए। तो आज के लिए कास्टिंग क्राउन्स से इरफान था, नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।